जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 11 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वे हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है यह कैसा आयोग है, तो यह अगर आपसे पूछा जाए क्या यह संवैधानिक आयोग है, तो यह संवैधानिक आयोग नहीं है। फिर यह किस तरह का आयोग है, तो इसे जो है संसद के अधिनियम द्वारा इस आयोग की स्थापना हुई थी, यानी एक तरह से संवैधानिक आयोग है ये। और इसे किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1992 के अधिनियम से, फिर 1992 के एक्ट से हम बोल सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसके अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने। कैसा आयोग है, तो यह संवैधानिक आयोग तो नहीं है, यह संसद के द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई है, यानी एक तरह से संवैधानिक आयोग है। और यह किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 के अधिनियम से। और अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें पहला प्रश्न है अरुण कुमार मिश्रा। तो यह जो अरुण कुमार मिश्रा हैं यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक है या नहीं है, तो यह जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है। फिर अगर यह संवैधानिक आयोग नहीं है तो इसे किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस। तो मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 सितंबर को। अगला प्रश्न है रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा जो है यह राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय सांपला जो है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC कमीशन जो है इसके अध्यक्ष हैं। और यह जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है यह एक संवैधानिक आयोग है। फिर अगर आपसे पूछा गया कि ये संवैधानिक आयोग है तो किस अनुच्छेद के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 338 यानी 338 अधिनियम अनुच्छेद के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को हम SC कमीशन जो है इसे हम कहते हैं। और अगर आपसे पूछा गया कि इससे अलग करके कौन सा कमीशन बना था, तो इससे अलग करके बना था ST कमीशन। ST कमीशन जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी हुई थी 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इस 89वें संविधान संशोधन जो है इसके अंदर एक और अनुच्छेद लागू किया गया था जो कि था 338A, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति आयोग, यह था अनुसूचित जाति आयोग, और यह पहला वाला था अनुसूचित जाति आयोग, और यह है अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यह जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसे हम ST कमीशन भी कहते हैं। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है दूसरा प्रश्न है 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय वायुसेना को MRSAM, यह जो MRSAM जो लिखा है ये क्या होता है आपको बता दूंगा अभी। MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी गई है। तो यह जो MRSAM है इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उससे पहले देखेंगे कि यह जो लिखा गया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसके वर्तमान में हेड सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर ये MRSAM, ये जो MRSAM जो है यह क्या प्रणाली आखिर यह क्या है, तो यह इस तरीके से आप समझो कि जो MR है, MR का मतलब हो जाएगा मीडियम रेंज, MR का मतलब हो जाएगा मीडियम रेंज। और ये जो SAM है SAM, इसे समझो आप
सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह क्या है, यह है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और यह किस तरीके की है, तो यह है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका जो है MRSAM प्रणाली, इसका आप इस तरह के समझो कि यह है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि इसे डेवलप तो DRDO ने किया है, इसे डेवलप तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, लेकिन इसके अंदर इसकी सहायता किस देश ने की थी, तो इसकी सहायता की थी इजराइल ने, इसकी सहायता बनाने में की थी। और और एक और चीज़ याद रखना, इसे जो है भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। और भारतीय वायुसेना को इसे क्यों सौंपा गया, ताकि भारत की जो वायुसेना है, भारत की वायुसेना की जो वायु रक्षा तंत्र है ना, वो मजबूत हो सके, इसीलिए इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है यह एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, और यह एक इंद्रजाल जो है, यह भारत का एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। अगर आपसे पूछा गया ड्रोन के लिए ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिर ड्रोन के लिए ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है बराक 8। बराक 8 जो है, ये भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर यह बराक 8 जो है, यह मिसाइल बनाई है। अगला प्रश्न है अस्त्र। अस्त्र जो है, यह BVRAAM मिसाइल है। अस्त्र जो है, यह किस तरह की मिसाइल है, तो यह है BVRAAM जो है, ये इस तरह की मिसाइल है। आखिर क्या है BVRAM, तो यह एक तरह से आप समझो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी, अस्त्र जो है, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बियॉन्ड रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अगला प्रश्न है नाग। नाग जो है, यह एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया इसका जो एरोप्लेन वर्जन हम बोल सकते हैं, जो इसका जो हवाई वर्जन है, फिर अगर ये एरोप्लेन में लगाई गई है मिसाइल, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा हेलिना, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल, उसका नाम नाग है। और अगर आपसे पूछा गया इसका एरोप्लेन वर्जन, तो वह है हेलिना, ठीक है, इसका नाम दिया जाएगा हेलिना। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और निर्भय जो है, यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ अगला प्रश्न है हमारा आज का तीसरा प्रश्न है मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश की सहायता के साथ भागीदारी की है। तो तमिलनाडु जो राज्य है, पहली बात, इससे तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है, तो यह डेनमार्क ने जो है। पहली बात दोस्तों, डेनमार्क जो है, इसने तमिलनाडु जो राज्य सरकार है, उसे मन्नार की खाड़ी के अंदर जो एक एनर्जी आइसलैंड बनाने के लिए मदद की घोषणा की है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कम से कम 4 से 10 जो है गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सके, यह इसका उद्देश्य है। किसका, एक एनर्जी आइसलैंड मन्नार की खाड़ी में बनाने का लक्ष्य है, उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य। तो 2022 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसका लक्ष्य रखा है 175 गीगावाट, 175 गीगावाट। अगला प्रश्न है 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य। तो 2030 तक नवीकरणीय जो लक्ष्य है, उसका है 450 गीगावाट, जो है इसका 2030 तक लक्ष्य है। अगला प्रश्न है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य। भारत को जो है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य यह कब तक रखा गया है, तो यह रखा गया है 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है सेफ सिटीज इंडेक्स में शीर्ष। तो सेफ सिटीज जो है,
सेफ सिटीज इंडेक्स जो है इसमें सबसे शीर्ष स्थान पर है कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन जो है यही डेनमार्क की राजधानी है। अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर ताइवान जो है यह किस द्वीप पर स्थित है। तो ताइवान जो है यह फार्मोसा द्वीप जो है इस पर स्थित है। ठीक है, ताइवान जो है जो कि भारत का नेबर कंट्री है, लेकिन भारत की उससे सीमा साझा नहीं होती। यह जो है यह किस द्वीप पर स्थित है, तो यह स्थित है फार्मोसा द्वीप पर यह स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न, जो कि है 9 सितंबर 2021 को किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो उत्तराखंड का नया राज्यपाल यह नियुक्त किया गया है गुरमीत सिंह को। और अगर आपसे पूछे हैं पहला इसका राज्यपाल कौन था, तो उत्तराखंड का जो पहले राज्यपाल थी वो थी बेबी रानी मौर्य, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसको उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इन्होंने रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया था, और अब उनके स्थान पर नया राज्यपाल बनाया गया है गुरमीत सिंह को। और यह जो गुरमीत सिंह है यह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर है, जो कि गवर्नर हैं उत्तराखंड के। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड के नए सीएम कौन है, तो उत्तराखंड के नए सीएम है पुष्कर धामी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया उत्तराखंड की नई राजधानी जो कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कौन सी है, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले आपको बता दूं, जो बनवारी लाल पुरोहित है वो जो है पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, जिन्हें अब तमिलनाडु से शिफ्ट कर उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। और यह जो जगदीश मुखी जो कि असम के राज्यपाल थे, उन्हें असम के साथ साथ नागालैंड का भी राज्यपाल की पद सौंप दिया गया है। और अगर आपसे पूछा गया कि अगर अभी तमिलनाडु से हटकर जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये पंजाब शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वह कौन है, तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल है RN रवि। ठीक है, तमिलनाडु के नए राज्यपाल है RN रवि, और असम और नागालैंड दोनों के राज्यपाल है जगदीश मुखी। उत्तराखंड के नए राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है कर्नाटक के नए राज्यपाल। तो जो कर्नाटक के नए राज्यपाल है उनका नाम है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया थावरचंद गहलोत को। कर्नाटक के नए सीएम हैं, कर्नाटक के जो नए सीएम नियुक्त किए गए हैं, कर्नाटक के नए सीएम जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है बिस्वराज बिस्वा। ठीक है, कर्नाटक के जो नए सीएम नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है बिस्वराज बिस्वा। असम के नए सीएम नियुक्त किए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है केरल के नए सीएम। तो केरल के जो नए सीएम है वह नियुक्त किए गए पिनारई विजयन को। पुडुचेरी के जो सीएम है वह नियुक्त किया गया है रंगास्वामी को। उत्तराखंड के नए सीएम नियुक्त किए गए पुष्कर धामी को। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के 5वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हाल ही में चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रहा क्यूकटार्क अवनार लेक क्या है। तो यह जो क्यूकटार्क अवनार लेक है यह एक द्वीप है। ठीक है, और यह जो क्यूकटार्क अवनार लेक जो है यह जो है ग्रीनलैंड की भाषा है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है विश्व का सबसे उत्तरी द्वीप। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है विश्व का सबसे उत्तरी द्वीप, और यह जो लिखा गया है क्यूकटार्क अवनार लेक जो है यह ग्रीनलैंड की भाषा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया कि यह जो द्वीप है क्यूकटार्क अवनार लेक, यह जो द्वीप है यह किसके जस्ट ऊपर है, तो यह जो है ग्रीनलैंड जो है आइसलैंड उसके जस्ट ऊपर यह है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है यह जो क्यूकटार्क अवनार लेक जो है इससे पहले सबसे ऊंचा द्वीप जो वैज्ञानिकों ने खोजा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था उड़ाक द्वीप, और उससे भी ऊंचे कौन सा है, तो उससे भी ऊंचा है क्यूकटार्क अवनार लेक। ठीक है, अगर बात की जाए ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है यार, नहीं ग्रीनलैंड किस देश का है, तो ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क के अधीन है।
ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है, ग्रीनलैंड की कैपिटल हम दो तरह से देख सकते हैं। ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक है, और जिसको हम ज़्यादातर गॉड हाउ भी कहते हैं, ठीक है, गॉड हाउ भी हम कहते हैं। नूक और गॉड हाउ ये दोनों एक ही है, दो नाम हैं इनके। और अगर देखा जाए ग्रीनलैंड जो है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन यह किसके अधीन है, तो ये डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह ग्रीनलैंड ही है, यानी ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है इग्लू। इग्लू जो है यह बर्फ के घर को हम इग्लू कहते हैं, जो कि किस समुदाय के द्वारा इसे बनाया जाता है, ये जो है इस्किमो समुदाय से संबंधित है इग्लू। और यह जो समुदाय है कहाँ रहता है, तो यह जो इस्किमो समुदाय जो है यह टुंड्रा प्रदेश में रहता है, ठीक है। इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में इस्किमो समुदाय रहते हैं, और इसका बर्फ के घर जो इग्लू है इनका संबंध इस्किमो समुदाय से है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। जैसे मैंने आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है जोया अग्रवाल। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया जोया अग्रवाल, तो ये जो जोया अग्रवाल है ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जो उड़ान भरने वाली पहली दोस्तों एक टीम थी, जिसने दोस्तों यूएसए से दोस्तों उसे इंडिया यानी बेंगलोर में आना था। तो दोस्तों जो टीम थी दोस्तों उसका जो नेतृत्व किया था जोया अग्रवाल ने, उसका नेतृत्व किया था। और दोस्तों वह पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व, पहली महिला दोस्तों टीम थी जिसने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी थी, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष हिमालय दिवस जो है यह 9 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष दोस्तों हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाते हैं। दोस्तों इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों इस बार की इसकी थीम थी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी, ठीक है दोस्तों। इस बार की इसकी थीम थी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी, ठीक है दोस्तों। यह मनाते हैं हम 9 सितंबर को। अब हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अगर आपसे पूछा गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम मनाते हैं लोकतंत्र दिवस, और लोकतंत्र दिवस के साथ में ही हम मनाते हैं 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, ठीक है। 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। 21 सितंबर को हम मनाते हैं शांति दिवस। 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न, जो कि है 9 सितंबर 2021 को शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। यह जो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जिसका संबंध, वैसे तो इसका संबंध जो है यह स्ट्रीट वेंडर से इसका संबंध है, लेकिन अगर आपसे बात की जाए इसके, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो 2020 में एक योजना शुरू की गई थी, जो कि थी पीएम स्वनिधि योजना, जिसे हम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहते हैं। तो इस योजना के तहत जितने भी रेड पटरी वाले जितने भी लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं थे या फिर कुछ भी नहीं था, है ना, रेड पटरी वाले जितने भी वालों के लिए जो है 10,000 रुपये का लोन दिया गया था, और इस पे 7% की ब्याज सब्सिडी भी लगाई गई थी। तो ये जो है, अब अगर हम बात की जाए मैं भी डिजिटल 3.0 योजना, तो इस योजना के तहत वैसे जो है जो स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, जिसे हम पीएम स्वनिधि योजना कहते हैं, इस योजना के तहत एक नया अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है मैं भी डिजिटल 3.0। और यह जो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान है, इसके तहत जो लोग जिन्हें 10,000 रुपया जो कि लोन दिया गया था और सब्सिडी ब्याज के तौर पर 7% ब्याज सब्सिडी दी गई थी, अब उन्हें भुगतान करना था, ठीक है। 2020 में यह योजना शुरू हुई थी,
2020 में स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू हुई थी, और फिर अभी जो शुरू हुई है मैं भी डिजिटल 3.0 योजना, इन्हें इस योजना के तहत जिन लोगों ने भी लोन लिया था उन्हें अब भुगतान करना था, और अब वो भुगतान कैसे करना था, तो उन्हें जो है क्यूआर कोड जो है उसे स्कैन करके भुगतान करना था। तो उस कैसे क्यूआर कोड को स्कैन करें उसके प्रशिक्षण के लिए यह योजना शुरू की गई है, ठीक है। और यह जो योजना है जिन लोगों को 10,000 रुपये लोन दिए थे उन्हें सिखाएगा कि आखिर क्यूआर कोड से कैसे हम भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए यह पीएम स्वनिधि योजना, तो इसका मंत्रालय कौन सा है, तो यह जो है किस मंत्रालय के तहत थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे हम आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भी कहते हैं, यह मंत्रालय और इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्म टेक्नोलॉजी के तहत यह योजना शुरू हुई थी। कौन सी? पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है समृद्ध पोर्टल। तो ये जो समृद्ध पोर्टल है इसे अगर हम इंग्लिश में लिखें, समृद्ध पोर्टल जो है इसे अगर हम इंग्लिश में लिखें तो ये ऐसे हो जाता है समृद्ध, ये हो जाएगा समृद्ध। तो इसके अंदर समृद्ध पोर्टल जो है इसके अंदर जो एस है इसका संबंध स्टार्टअप से है, और यह जो एम है, एम इसमें आपको बताया एम, आप इसे ऐसे याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्म टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसे आप इस तरह से याद रखो, MEITY, ठीक है, माइटी, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्म टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस मंत्रालय के तहत समृद्ध पोर्टल शुरू किया गया है, और इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इस पोर्टल का संबंध इससे है, ठीक है। अगर आपसे पूछा है मधु क्रांति, तो मधु क्रांति जो है मधुमक्खी समेत जितने भी उत्पाद हैं उसका संबंध है किसका? मधु क्रांति पोर्टल का। सुपेश पोर्टल जो है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है ई शांता पोर्टल जितने भी समुद्री उत्पाद हैं, समुद्री उत्पाद संबंध जो है ई शांता पोर्टल का इससे संबंध है, ठीक है। सेज पोर्टल जो है ये जितने भी वृद्ध लोग हैं उनकी देखभाल के लिए यह सेज पोर्टल शुरू किया गया था। अगर बात करा जाए वृद्ध लोगों की, तो वृद्ध लोगों की जीवन गुणवत्ता में कौन सा राज्य टॉप पर है, किनकी वृद्ध लोगों की जीवन गुणवत्ता में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो यह है राजस्थान, ठीक है। हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न, जो कि है हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे जो ये बाबू लिखा गया है इसकी जगह है बॉब वर्ल्ड। तो हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह जो बॉब जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये बॉब वर्ल्ड? तो इसके तहत जितने भी बैंकिंग संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं ना, बैंकिंग संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो एक ही मंच पर आ सके, ठीक है। अब कौन कौन सी सेवाएं, जैसे कि सेव, इंटरेस्ट, बोरो और शॉप, ये चारों जो भी सेवाएं हैं वो सभी एक ही मंच पर आ सके, जिसका संबंध किससे है? बॉब वर्ल्ड, यह इस प्लेटफॉर्म से इसका संबंध है। किस बैंक ने इसे लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें पहला है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यह जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, सबसे पहले ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये 3 बैंकों से मिलकर बनी थी, जिनमें पहली बैंक है कलकत्ता बैंक, दूसरी है बॉम्बे बैंक और तीसरी है मद्रास बैंक। तो इन तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बनी थी जो कि थी इंपीरियल बैंक। और ये इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, इसकी स्थापना हुई थी। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। और यह किस अधिनियम से इस इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI कर दिया गया है? तो 1955 के अधिनियम से यह जो इंपीरियल बैंक इसका नाम बदलकर SBI बैंक कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो एसबीआई जो है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, ठीक है। और अगर बात की जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है एसबीआई के चेयरमैन, वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन उनका नाम है दिनेश खारा, ठीक है। वर्तमान में जो एसबीआई है, एसबीआई के चेयरमैन है, उनका नाम है दिनेश खारा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है सिडबी बैंक का मुख्यालय। तो सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एस रमन, ठीक है। अगला प्रश्न है नबार्ड बैंक की स्थापना। तो यह जो नबार्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, यानी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नबार्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है, नबार्ड बैंक के। हमारा आज का अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, तो यह शुरू किया जाएगा तेलंगाना में। कब से शुरू किया जाएगा, तो यह तेलंगाना में 11 सितंबर से शुरू किया जाएगा। और क्या है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो यह जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन के द्वारा जितनी भी चिकित्सीय सुविधाएं को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तेलंगाना राज्य में ये शुरू किया गया है और यह 11 सितंबर से यह शुरू होगा, यानी आज से यह जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम यह शुरू किया गया है। और इसमें सहायता किस किसने की है, किन किन आयोग ने की है, तो सबसे पहले इसमें जो सहायता है वो नीति आयोग ने इसकी सहायता की है। उसके साथ में विश्व आर्थिक मंच ने भी इसकी सहायता की है और साथ में जो अपोलो हॉस्पिटल है उसने इसकी सहायता की है, ठीक है। इसका उद्देश्य एक ही है, जितनी भी चिकित्सीय सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें पहला प्रश्न है तेलंगाना दिवस। तेलंगाना दिवस हम 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी और 2 जून को हम तेलंगाना दिवस मनाते हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल, तो द्विसदनात्मक विधानमंडल के अंदर दो आते हैं, द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है यानी विधान परिषद और विधान सभा, ये दोनों किन किन राज्यों में है, तो उनमें पहला राज्य है तेलंगाना, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है आंध्र प्रदेश और 6th है कर्नाटक, ठीक है। तो इन जितने मैंने आपको 6 राज्य बताए हैं, इन 6 के 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा है, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए आखिर किस राज्य से किस केंद्र शासित से विधान परिषद और जो द्विसदनात्मक विधानमंडल है इसे हटाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में इसे समाप्त किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है रामागुंडम सोलर प्लांट। तो रामागुंडम सोलर प्लांट तो है प्लांट जो है सोलर प्लांट, यह तेलंगाना में है और यह भारत का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है राष्ट्रीय उद्यान। तो तेलंगाना के अंदर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मृगवानी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे बात की जाए तेलंगाना के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो तेलंगाना के अंदर है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट और विधानसभा की सीट कितने हैं, तो लोकसभा की सीट तेलंगाना में कुल 17 है, राज्यसभा की 7 है और विधानसभा की 119 इसके अंदर सीटें हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की तरफ जो कि है हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो एक तरह समझो कि कोयला यह जो किससे उत्पादित होगी, तो यह कोयला से मेथनॉल जो है इसका परिवर्तन होगा एक तरह
और अगर आपसे पूछा गया देश का पहला स्वदेशी प्लांट, तो यह देश का पहला स्वदेशी प्लांट जो है यह हैदराबाद में होगा। और इसे कौन स्थापित करे, इसे कौन बनाएगा, तो इसे बनाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो भेल। ठीक है, और इसका भेल का जो फुल फॉर्म है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। और भेल का मुख्यालय कहाँ है, तो भेल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछा गया कि बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट, तो बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट है स्टारडस्ट। ठीक है, बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट है स्टारडस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य, तो बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भारत का है राजस्थान। और यह किस पॉलिसी के तहत, किस वर्ष की पॉलिसी के तहत, तो यह है 2018 की पॉलिसी के तहत। अगर आपसे बात की जाए E100 पायलट प्रोजेक्ट, तो यह जो E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है यह पुणे से शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके अंदर जो ई जो है, यह ई से इसका संबंध है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन पोलो, तो ये जो ऑपरेशन पोलो है यह हैदराबाद में शुरू किया गया था। कब, 1948 में शुरू किया गया था। क्यों, निजामों से भारत में विलय करने के लिए ये ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। ठीक है, निजामों से भारत में विलय करने के लिए। ट्री सिटी ऑफ इंडिया, तो भारत की पहली ट्री सिटी है हैदराबाद। ठीक है, तो यही था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।